देखो अपने जो है एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति। नेक्स्ट अगर अपने देखें सिलेबस के अंदर जो चैप्टर है अपना वो है भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। थोड़ा सा सुनना ध्यान से आप लोग। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में अगर अपनी बात करें तो सबसे पहले जो है वो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए भी इसमें एक शब्द आया है और ये शब्द कौन सा है? राष्ट्रवाद। अपने से पूछे भी राष्ट्रवाद क्या है तो थोड़ा सा इसका एक अपने को जनरल नॉलेज होना चाहिए। भी राष्ट्रवाद के संदर्भ में अपने चर्चा करें तो सबसे पहली बात ये आती है भी देश में रहने वाले नागरिक जब हैं, किसी भी देश में रहने वाले नागरिक अपनी भौगोलिक सीमा में जो लोग रहते हैं उनके साथ में जब भ्रातृत्व की भावना रखते हुए अपने देश को स्वतंत्रता की ओर लेकर जाने के लिए जब अग्रसर होते हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। कुल मिलाकर के जो भारतीयों ने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए जो प्रयास किए उन्हें ही जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद। अब अपने चर्चा करते हैं अभी राष्ट्रवाद का उदय जो है वो भारत में किस प्रकार से हुआ। तो अपने चर्चा करते हैं। देखो 1857 की जो क्रांति पड़ी थी अपने 1857 की क्रांति जब अपने पढ़ते हैं तो बात आती है भी ये क्रांति जो है वो भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर ये क्रांति नहीं फैली थी, क्योंकि इस क्रांति के संदर्भ में जो इतिहासकारों के मत आए थे इन्हीं मतों के अंदर जो डिजराइली ही एकमात्र ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि ये क्रांति कैसी थी? एक राष्ट्रीय। यानी कि इस क्रांति के साथ में राष्ट्रीय शब्द जो जोड़ा वो एकमात्र जो व्यक्ति है वो कौन है? डिजराइली। बाकी किसी भी अन्य इतिहासकार ने इसको राष्ट्रीय नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? उसके पीछे भी कारण था, क्योंकि ये क्रांति पूरे भारत में फैली ही नहीं थी। ना तो ये क्रांति उत्तर भारत में फैल पाई, ना ये दक्षिण में। ये क्रांति केवल और केवल अपने बंगाल और दिल्ली के मध्य ही ये क्रांति फैली थी। अब अपने चर्चा करते हैं भी भारतीय इतिहास में से कौन कौन से कारण बने। 1885 के बाद में 1885 के बाद में कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी जो है यानी कि राजनीतिक पार्टी घोषणा करती है तो उस घोषणा के ऊपर प्रत्येक भारतीय जो है अमल करने लग गया। भी ये घटना अगर अपने देखें भी 1885 के बाद में भारत के अंदर कोई भी घटना घटी, जैसे कि अपने इतिहास में पढ़ते हैं बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का जब विभाजन हुआ तो पूरे भारत के अंदर बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। पढ़ी होगी आपने चीजें। फिर जो है वो महात्मा गांधी के संदर्भ में अगर अपनी बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए इसमें एक एक भारतीय ने जो है वो अपना योगदान दिया। भी कुल मिलाकर के बात ये है भी ये जो सारी घटनाएं हैं 1885 से लेकर के 1947 तक की, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में अपने पढ़ते हैं। तो इस समय के अंदर जो भी घटना घटी वो पूरे भारत में घटी, लेकिन इससे ठीक जो है वो 28 एक साल पहले जो है वो भारत में इतनी बड़ी क्रांति हुई लेकिन पूरे भारत में नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण क्या क्या रहे थे भी किस प्रकार से अचानक से जो लोग हैं उनके मन में देश प्रेम की भावना आई, ये सारे के सारी जो बातें हैं वो किस में पढ़ी जाती है? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। अब अपने चर्चा करें भी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, तो थोड़ा सा सुनना आप लोग। देखो अंग्रेजों ने जो है वो भारतीयों को अपने काम में लेने के लिए जो है वो भारतीयों को शिक्षा दी, और शिक्षा भी किस रूप में दी अंग्रेजों ने? आधुनिक शिक्षा। भी 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को पता लगने लग गया भी अगर इन भारतीयों को दबाया गया, कभी भी दबाया गया, तो ये भारतीय कभी भी विद्रोह पर उतर सकते हैं। अब अंग्रेजों के पास में जो है एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, अपने कह सकते हैं भी इतना बड़ा साम्राज्य अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किया। तो उस साम्राज्य के अंदर इनको जो है वो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी, और अंग्रेज जो थे वो संख्या में कम थे, जबकि इनके पास में क्षेत्र जो था वो ज्यादा था। तो अंग्रेजों को जो है वो जब कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तो अंग्रेजों ने विचार किया भी क्यों ना हम यहाँ से जो भारतीय जो लोग हैं इन्हीं को अपने यहाँ पर जो है यानी कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड लिपिक बाबू के जितने भी पद हैं वो सारे इनको दे दें। ठीक है, लेकिन कहानी क्या थी कि जो भारतीय थे इनको अंग्रेजों के जो है वो प्रशासन का नॉलेज नहीं था, क्योंकि भारतीय अनपढ़ थे, ये इनकी जो है वो कार्रवाई जानते ही नहीं थे भी किस प्रकार से जो है प्रशासन चलता है।
तब अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है वो अपने काम में लेने के लिए इनको जो है वो यानी कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा। और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंदर भारतीयों को अंग्रेजों ने पढ़ाया लोकतंत्र, लेकिन भारतीय युवा झेल रहे थे राजतंत्र। तो जो भी युवा लोकतंत्र को पढ़ेगा तो उस युवा के मन में एक बात तो जरूर आएगी भी यार ये चीज जो है वो बहुत बड़ी है, जबकि हम लोगों को क्या दी जा रही है, राजतंत्र की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है वो भारतीय युवा को प्रेरित करेगी भी हमें भी क्या मिलना चाहिए, लोकतंत्र मिलना चाहिए। अब क्या था कि ये जो अंग्रेजों ने जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अपने स्वार्थ के लिए शुरू की, यही शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के ऊपर आगे जाकर के जो है वो बहुत बड़ा विनाश का कारण भी सिद्ध हुई। नेक्स्ट देखना, अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो है वो भारतीय युवाओं को अंग्रेजी साहित्य जो है वो इसका ज्ञान करवाया। यानी कि शिक्षा व्यवस्था जो थी, इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर अंग्रेजों ने जो है वो भारतीय युवाओं को अंग्रेजी साहित्य की ओर उन्मुख किया। और अपने देखते हैं अभी प्रत्येक यानी कि पढ़ा लिखा नौजवान ये जानता है भी अंग्रेजी साहित्य जो है, अंग्रेजी साहित्यकारों की जो सोच है या अपने कह सकते हैं इनकी जो विचारधाराएं हैं वो उन्नत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीयों ने जब ये अंग्रेजी साहित्य पढ़ा तो इनको भी लगने लग गया भी हमें भी जो है यानी कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो कारण है वो अंग्रेजों के द्वारा ही जो है अपने लिए उत्पन्न किए गए अपने कारण कह सकते हैं। फिर आगे देखो, अंग्रेजों ने भारत में जो है वो अपनी सुविधा के लिए चलाए समाचार पत्र, और यही समाचार पत्र जो है वो राष्ट्रवाद के उद्यम में सबसे बड़ा कारण भी माना जाता है। कैसे कि अंग्रेजों ने भारत में समाचार पत्रों का जो है वो विमोचन किया। और अपने पढ़ा है भाई भारत में सबसे पहले समाचार पत्र शुरू किया गया था 1780 में। नाम आता है किसका, जेम्स अगस्टन हिक्की। क्या नाम है, जेम्स अगस्टन हिक्की। और जेम्स अगस्टन हिक्की ने जो है वो सबसे पहले 1780 में एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम है बंगाल गजट। अगर अपने से पूछे ना इतिहास में भी बताइए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट किसने शुरू किया था, जेम्स अगस्टन हिक्की। कब शुरू किया था, 1780। अब अंग्रेजों ने भारत में समाचार पत्रों को शुरू करवाया, क्यों, क्योंकि अगर अपनी बात करें भी अंग्रेजों के पास में बड़ा साम्राज्य था, और इस बड़े साम्राज्य में जो है वो अंग्रेजों को जगह जगह की सूचना जो है वो मिलती रहती थी इन समाचार पत्रों के माध्यम से। जैसे अपने उदाहरण पर देखें तो बंगाल में कहीं पर कोई विद्रोह हो गया, उस विद्रोह की सूचना जो है वो अंग्रेज छाप देते थे दूसरे दिन अखबार के अंदर, भी हमारे यहाँ पर विद्रोह हुआ है, आप भी सचेत रहना भी कहीं आपके यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई विद्रोह ना हो जाए। और उसमें लिखा जाता भी हमने जो है इस विद्रोह को इस प्रकार से दबाया। अब क्या था कि अंग्रेजों ने ये समाचार पत्र चलाए तो अपनी सुविधा के लिए, लेकिन जो पढ़े लिखे भारतीय युवा हैं ये जब इन समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये बात आएगी भी जो विद्रोह करने वाले लोग थे ये अपनी जगह पर सही थे, और अंग्रेजों ने इनका अनैतिक तरीके से दमन करके बहुत ही गलत काम किया। यानी कि अंग्रेजों ने जो अपने लिए गड्ढा खोदा उसी गड्ढे के अंदर अंग्रेज गिरे थे आगे जाकर। कुल मिलाकर ये जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है ये इनके लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुई। अब आगे और सुनो, समाचार पत्रों से संदर्भ में जो है वो कई प्रकार के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर अपने से पूछे भी भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो अपने कौन सा बताएंगे, बंगाल गजट। और बंगाल गजट भारत में कब शुरू किया गया था, 1780। किसने शुरू किया, जेम्स अगस्टन हिक्की। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं। अगर यही क्वेश्चन पूछें भी भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो अपने बताएंगे उदंड मार्तंड। कौन सा है, उदंड मार्तंड। और ये शुरू किया था जुगल किशोर ने। किसने शुरू किया था, जुगल किशोर ने। और ये कब शुरू किया गया था, 1826। अगर अपने से पेपर में पूछे भी बताइए भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, उदंड मार्तंड। और भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे, बंगाल गजट। नेक्स्ट अपने देखते हैं तो भारत में और भी कई सारे समाचार पत्र शुरू किए गए थे। अगर अपने से पूछें भी भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जन्मदाता, तो अपने यहां पर नाम बताएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। याद रखना
राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रणी नेता जो है वो माना जाता है। और राजा राम मोहन राय ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना करते हुए 2 समाचार पत्र निकाले थे। दोनों पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो इन्होंने निकाला संवाद कौमुदी। कौन सा? संवाद कौमुदी। और ये कब निकाला था संवाद कौमुदी? 1821 में। और एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार। पेपर के अंदर सीधी लाइनें आएगी, भाई बताइए मीरात उल अखबार का जो है वो संपादक कौन था? तो कौन था? राजा राम मोहन राय। और संवाद कौमुदी भी किसने निकाला था? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी कब निकला? 1821 में। और मीरात उल अखबार कब निकला था? 1822 में। नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं। तो राजा राम मोहन राय के अलावा जो है वो एक नाम और आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है वो एक अखबार निकाला था जिसका नाम है सोम प्रकाश। अखबार का नाम क्या है? सोम प्रकाश। और ये क्या निकाला इन्होंने? एक अखबार। और सोम प्रकाश अखबार जो निकाला वो कब निकाला था? 1869 में। कब निकाला था? 1869 में। ठीक है। और एक इन्होंने निकाली थी पत्रिका, और पत्रिका का नाम है अमृत बाजार। अमृत बाजार। क्या नाम है? अमृत बाजार। और ये अमृत बाजार पत्रिका इन्होंने निकाली थी 1858 के अंदर। याद रखना आप लोग, दो मैंने एक तो इसमें अखबार बताया और एक इसकी क्या है? पत्रिका। अब ये जो सोम प्रकाश अखबार जो था, ये अखबार निकलता था कलकत्ता से। कहां से निकलता था? कलकत्ता से। और इस अखबार की जो भाषा थी वो थी बांग्ला। इस अखबार की भाषा क्या थी? बांग्ला। अब आपने पढ़ा होगा अभी लॉर्ड लिटन ने भारत के अंदर एक एक्ट लागू किया था, नाम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। पढ़ा होगा किसी ने? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वो क्या था उसके बारे में अपने नेक्स्ट ही चर्चा करेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। वो केवल और केवल किस अखबार को रोकने के लिए लाया गया था? सोम प्रकाश। क्यों लाया गया था उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे, सुनना। अब इसके अलावा अगर अपनी बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा भी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है भी भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। यानी कि क्रांतिकारी युवाओं को राष्ट्रवाद की जो भावना के अंदर सबसे ज्यादा जोड़ने का काम किसने किया था भारत में? बाल गंगाधर तिलक। और देश प्रेम की भावना युवाओं में संजोने के लिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देश को स्वतंत्र करवाने के लिए प्रेरित करने के कारण ही वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। ये भी लाइन आती है भी वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। अब बाल गंगाधर तिलक ने जो है 2 समाचार पत्र निकाले। एक तो इन्होंने निकाला मराठा और एक इन्होंने निकाला था केसरी। एक मराठा और दूसरा केसरी। याद रखना मराठा नाम मराठा है लेकिन भाषा कौन सी थी इसकी? अंग्रेजी। भाषा कौन सी? अंग्रेजी। केसरी का नाम केसरी है लेकिन भाषा क्या थी इसकी? मराठी। देखो ये जो चीजें है ना, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा भी बताइए मराठा अखबार की जो है वो कौन सी लैंग्वेज थी? तो कौन सी लैंग्वेज बताएंगे? अंग्रेजी। भी मराठा जो निकाला वो तो किस भाषा में निकाला? अंग्रेजी में। जबकि केसरी निकाला वो किस भाषा में निकाला? मराठी में। याद रखना। फिर अपने आगे और चर्चा करते हैं। तो ये जो सारे समाचार पत्र हमने पढ़े, इनका योगदान भारतीय राष्ट्रवाद के उद्यम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन कौन से बताए मैंने आपको? भी भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट। और ये कब निकला? 1780। 1780। किसने निकाला? जेम्स अगस्टन हिक्की। और कहां से निकाला था? तो ये भी कोलकाता से निकला था। फिर हमने देखा भी भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। और ये कब निकला? 1826 में। किसने निकाला? जुगल किशोर। किसने निकाला? जुगल किशोर। फिर अपने देखा भी भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जन्मदाता राजा राम मोहन राय। कितने अखबार निकाले? 2। एक तो संवाद कौमुदी और एक मीरात उल अखबार। सीधा आएगा संवाद कौमुदी का जो है वो संपादक कौन था? तो कौन था? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट अपने चर्चा की ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और एक इन्होंने अखबार निकाला, एक निकाली पत्रिका। दोबारा बोलना, एक अखबार एक पत्रिका। नाम क्या है?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और हमने पढ़ा था हिंदू विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने वाले भी कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अखबार का तो नाम क्या है? सोम प्रकाश। पत्रिका का नाम है अमृत बाजार। क्या नाम है? अमृत बाजार, जिसमें शिशिर कुमार घोष भी इसके संपादक रहे थे आगे जाकर। आगे सुनना, कलकत्ता से निकला था सोम प्रकाश, और इसी सोम प्रकाश के कारण जो है वो भारत में लागू किया गया लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। कौन सा एक्ट बता रहा हूं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब ये क्या था, चर्चा करेंगे अपने आगे। देखो, अपने देखा भी राष्ट्रवाद के उदय के अंदर महत्वपूर्ण कारणों में बात कर रहे थे अपने। राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण कारण रहा था आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत इन लोगों ने पढ़ाया किसके बारे में? लोकतंत्र, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया, प्लस में अंग्रेजों ने शुरू कर दिए समाचार पत्र। अब क्या था कि ये जो समाचार पत्र अंग्रेजों ने शुरू किए तो भारतीयों ने इसका एक विकल्प निकाला, क्योंकि प्रत्येक भारतीय को अंग्रेजी भाषा आती नहीं थी। अंग्रेज समाचार पत्र निकालते थे तो उसकी भाषा अंग्रेजी रहती थी। जैसे अपने देखा जेम्स अगस्टिन हिक्की ने अखबार निकाला तो नाम क्या रखा? द बंगाल गजट। यानी कि कुल मिलाकर बात यह भी अंग्रेजी में निकाला। तो स्थानीय जो लोग थे उनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। अब भारतीय युवाओं ने क्या किया कि ये जो समाचार पत्र हैं इनके विकल्प में इन्होंने स्थानीय भाषा में समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित करवाने शुरू कर दिए। यानी कि भारत के अंदर स्थानीय भाषा की जो अखबार की जो प्रेस है वो जगह जगह पर इसके मुख्यालय खुल गए और अलग अलग जगह से जो है स्थानीय भाषा के अखबार निकलने लग गए। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग भाषा और वहां पर अलग अलग भाषा के अखबार। आगे देखो, इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं राष्ट्रवाद के उदय में अन्य प्रमुख कारणों के अंदर। तो अपने कह सकते हैं अन्य प्रमुख कारणों में नस्ल भेद की नीति, यानी कि जो अंग्रेज भारतीयों के साथ में नस्ल भेद की नीति से पालन करते थे उस चीज को भारतीय समझने लगे थे। क्योंकि अंग्रेजों का कहना होता था कि जो गोरे लोग हैं ये काले लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इस प्रकार की टिप्पणियां और वो बातें अपने पढ़ी रखी है। अभी होटलों के अंदर बार लगाया होता था अभी भारतीयों और कुत्तों का अंदर आना मना है, इस प्रकार की कुछ बातें। यानी कि जो भेदभाव अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में किया इस भेदभाव को भारतीय धीरे धीरे करके समझने लगे। और जो पीछे कारण हुए थे जिसमें अपने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पढ़ के आए थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति, वो सारे जो कारण हैं वो भी राष्ट्रवाद के अंतर्गत ही अपने पढ़ सकते हैं। फिर आगे और देखो, अब इसके बाद में जो राष्ट्रवाद की जो अग्नि जल रही थी उस चिंगारी के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो यानी कि अपने इस चिंगारी को भड़काने जो काम किया था वो किया था लॉर्ड लिटन ने। यानी कि जो राष्ट्रवाद की चिंगारी है उसमें अपने कह सकते हैं भी आग में घी का काम कर दिया किसने? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कौन है? तो ये था भारत का उस समय वायसराय गवर्नर जनरल। और भारत में ये कब तक रहा था? 1876 से लेके 1880। अगर अपने से पूछे भी वायसराय लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो कितना है, तो कितना है? 1876 से 1880। अब लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि भारतीयों के अंदर कुछ इसने जो है वो परिवर्तन करना चाहा, या अपने कह सकते हैं प्रशासन के अंतर्गत इसने कुछ नीतियां जारी की और ये नीतियां भारतीयों को पसंद नहीं आई। कौन कौन सी? सबसे पहले सुनना, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था कि 1877 के अंदर इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। ये घटनाएं आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सा दरबार लगाया? दिल्ली दरबार। कब की बात है ये? 1877। अब क्या था कि दिल्ली दरबार जब ये लगाता है तो उस समय दिल्ली दरबार पर लगभग 15 करोड़ रुपए इसने खर्च किए। 1877 के अंदर कितने रुपए खर्च किए इसने? लगभग 15 करोड़ रुपए इसने खर्च किए। और उस समय पूरा भारत जो था वो अकाल से जूझ रहा था। अब भारतीय जो है वो अकाल से जूझ रहे हैं और उन्हीं भारतीयों से चंदा करके इसने क्या लगा दिया? दिल्ली में एक दरबार। अब जब लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में दरबार लगाया तो उस दिल्ली दरबार की भारतीय समाचार पत्रों में जो स्थानीय समाचार पत्र छपते थे उनमें जो है वो लॉर्ड लिटन की जो है वो बुराई की गई। कहा गया भी जो है वो यानी कि लोग जो है वो अकाल से मर रहे हैं तो अकाल रात कार्य चलाने के बजाय जो है वो भव्य दरबारों का आयोजन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो दिल्ली दरबार लगाया इसका पूरे भारत में विरोध देखने को मिला। आगे अपने चर्चा करते हैं। तो अगले साल इसने 1878 के अंदर भारत में एक एक्ट लागू किया जिसको अपने पढ़ते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्यों लागू किया? उसका कारण यह था कि जब दिल्ली के अंदर दरबार लगाया गया तो उस दिल्ली दरबार का सबसे ज्यादा विरोध जो किया था वो किसने किया था?
सोम प्रकाश अखबार ने, और ये जो है वो किसने निकाला था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब क्या था कि जब लॉर्ड लिटन की अखबारों के अंदर बुराइयां हो रही हैं तो उसने अखबार के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लागू कर दिया। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या था ये? कब लागू हुआ था? 1878 में। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। अभी ये क्या था सुनना एक बार। पहले क्या था कि भारतीय, अगर कोई भी भारतीय भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करना चाहता है तो उसको पहले अंग्रेजों के यहाँ पर अमानत राशि जो है वो जमा करवानी पड़ती थी। ठीक है, एक प्रकार से अपने कह सकते हैं भी सिक्योरिटी राशि के रूप में जो है अंग्रेज कुछ राशि पहले ही ले लेते थे अखबार की स्थापना से पहले, और उस राशि को अपने यहाँ पर दबा के रखते थे, ताकि अगर कोई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी लिखेगा तो उस राशि को जब्त कर लिया जाता था और अखबार का जो मुख्यालय है उसको सील कर दिया जाता, उसको बंद कर दिया जाता। अब अपनी बात करें भी लॉर्ड लिटन की, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि जो अंग्रेजी अखबार हैं उनकी राशि से जो स्थानीय अखबार निकलते थे उनकी राशि को, अमानत राशि को 2 गुना कर दिया। भी अमानत राशि अगर अंग्रेजी संपादक को 10,000 रुपए देनी है तो स्थानीय अखबार के संपादक को कितने रुपए देनी पड़ेगी? 20,000, मतलब यानी कि दुगनी कर दिया। प्लस में एक बात यह थी कि अंग्रेजी अखबार निकालने वाला कोई भी अंग्रेज अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुले रूप में कर सकता था, लेकिन स्थानीय भाषा में निकलने वाला कोई भी अखबार का जो संपादक है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुले रूप में नहीं कर सकता। अगर उसने एक भी लाइन अंग्रेज विरोधी अपने अखबार में निकाली तो उसकी जो पूरी की पूरी जो अखबार की जो कंपनी है उसको उस समय सील कर दिया जाएगा। यानी कि एक प्रकार से क्या कर दिया, अभी प्रेस के ऊपर इसने क्या लगा दी? रोक। यानी कि स्थानीय अखबारों के ऊपर इसने पूर्णतः रोक लगाई। और आगे जाकर के अपने पढ़ते हैं अभी लॉर्ड रिपन ने जो है इस रोक को हटाया था। ठीक है, अब अपनी चर्चा करते हैं आगे। और एक ये कारण बताया मैंने आपको जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई थी। जब इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया तो उस समय भी पूरे भारत में इसका विरोध देखने को मिला। तीसरा इसने काम क्या किया था कि 1878 के अंदर इसने आर्म्स एक्ट लागू कर दिया भारत में। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट। अब ये जो आर्म्स एक्ट था ये क्या था? क्या भारतीय जो थे ना 1878 से पहले आर्म्स एक्ट के लागू होने से पहले जो है स्वतंत्र रूप से अपनी रक्षा के लिए जो है वो हथियार खरीद सकते थे, लाइसेंस इत्यादि बनवा सकते थे। लेकिन आर्म्स एक्ट के लागू होने के बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों के पास में हथियार रखने के ऊपर क्या लगा दी? रोक। यानी कि कोई भारतीय जो है यानी कि हथियार नहीं खरीद पाए, इसलिए इनको जो है यानी कि इसने लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही जो है वो कड़ा कर दिया। यानी कि कोई भी भारतीय जो इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जो हथियार थे वो खरीद ही नहीं पाता था। तो ये जो तीसरा काम किया वो कौन सा किया था? आर्म्स एक्ट। याद रखना, पहला कौन सा बताया? 1877 में दिल्ली दरबार, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और 1878 के अंदर ही दूसरा एक और काम हो गया। कौन सा? आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट सुनना, 1878-79 के अंदर 1878-79 लॉर्ड लिटन की ही नीतियों के कारण जो है वो आईसीएस परीक्षा जो होती थी, आईसीएस परीक्षा जो है इसमें अभ्यर्थी की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी? 19। दोबारा से सुनना, इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए एक परीक्षा होती थी जिसे कहा गया आईसीएस परीक्षा। अब ये जो आईसीएस परीक्षा होती थी ये होती कहां पर थी? तो कहां पर होती थी? लंदन में। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में भागीदारी बनना चाहता है, कोई भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है तो उसको पहले आईसीएस परीक्षा पास करनी होती थी, और परीक्षा देने के लिए उसको सेंटर दिया जाता था कहां पर? लंदन। यानी कि आम खास जो पढ़ने वाला बच्चा है वो तो यहाँ पर जा ही नहीं पाता था। पहली बात ये है, क्यों? क्योंकि ताकि जो भारतीय है वो प्रशासनिक सेवा में भागीदारी ना लें। क्योंकि अगर कोई भी भारतीय या कोई भी भारतीय युवा अगर प्रशासनिक अधिकारी बन गया तो वो अंग्रेजों के काम में जो दखल अंदाजी करेगा, और ये जो चीज है वो अंग्रेजों को पसंद नहीं थी। अब क्या था कि फिर भी कुछ भारतीय जो थे वो लंदन में जाते और वहां पर परीक्षा पास कर लेते, जिनमें अपनी बात करते हैं भी पहला भारतीय जिसने आईसीएस परीक्षा पास की थी वो नाम है दादा भाई नेरोजी। याद रखना, सबसे पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नेरोजी, जिन्हें क्या कहा जाता है भारत में? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो शब्द है वो किसके लिए लिया जाता है?
दादा भाई नेरोजी। और एक बात और मैंने आपको बता दी, भी पहला भारतीय जिसने आईसीएस परीक्षा पास की थी वो कौन थे? दादा भाई नेरोजी। अब क्या था कि परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, और दादा भाई नेरोजी जब परीक्षा पास करके आए तो इन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था भी आप भी इस आईसीएस परीक्षा में भाग लीजिए। अब उस समय अधिकतम आयु सीमा कितनी थी? 21। अब अंग्रेजों को लगने लग गया, लिटन को लगने लग गया भी ये भारतीय जो है धीरे धीरे करके आईसीएस सेवा में जो है वो आ रहे हैं, और ये जो लोग आईसीएस सेवा में आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इसलिए क्या किया गया कि आयु घटा के कितनी कर दी? 19। और आईसीएस परीक्षा में बैठने के लिए जो योग्यता थी वो थी ग्रेजुएशन, स्नातक करनी पड़ती थी। अब 19 साल के अंदर भारतीय स्नातक कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि 8-8 साल का तो आप स्कूल जानता, 8-8 साल का तो बहुत कम बताने ला रही हूं मैं जियां बताऊं भी, लगभग 10-10 12-12 साल का हो जाता था पहले करता है। यानी कि क्या किया कि कोई भी भारतीय इस प्रशासनिक सेवा में कभी भाग ले ही न पाए, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? आयु सीमा घटा के कितनी कर दी? 19। अब क्या था कि 1880 के अंदर आया, ये काम सारे किए किसने थे? लॉर्ड लिटन। और इन कामों का पूरे भारत के अंदर विरोध किया गया। अब अपनी बात करते हैं भी, अगला वायसराय गवर्नर जनरल आया कौन? लॉर्ड डफरिन। कौन आया? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, क्योंकि रिपन का कार्यकाल पढ़ते हैं अपने, तो रिपन भारत के अंदर जो है वायसराय गवर्नर जनरल रहा था 1880 से लेके 1884। अब क्या था कि जो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कितने काम किए महत्वपूर्ण रूप से? 4। अपने पढ़ लिए 4 काम। पहले अपने 1877 में पढ़ा भी, इसने क्या लगाया था? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का पूरे भारत में विरोध हुआ। फिर 1878 के अंदर अपने पढ़ा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और 1878 में ही अपने पढ़ा था आर्म्स एक्ट, और 1878 के अंदर इसने क्या कर दिया था? एक काम और, आईसीएस परीक्षा की आयु घटा के कितनी कर दी? 21 से 19। ये सारे काम किसके काल में हुए थे? लॉर्ड लिटन। फिर अपने बात करते हैं भी लॉर्ड रिपन। जब लॉर्ड रिपन भारत में आया तो सबसे पहले इसने जो है वो यानी कि भारतीयों को सुधारने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा बल दिया किसके ऊपर? स्थानीय स्वशासन। तो याद रखना एक लाइन आएगी, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। सिंपल सी लाइन आती है और पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, भी बताइए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। अब अपनी बात करें तो लॉर्ड रिपन ही वो व्यक्ति था जिसने 1881 के अंदर भारत के अंदर सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना करवाई। सबसे पहले भारत में व्यवस्थित जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन। कब करवाई थी? 1881। इससे पहले जनगणना करवाने का काम किया था लॉर्ड मेयो ने। आपने पढ़ा है भी भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो। 1872 में हुई थी, परंतु बाद में अपने पढ़ते हैं भी लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या कर दी गई। और आगे जाकर के व्यवस्थित रूप से जनगणना भारत में शुरू किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन। अब लॉर्ड रिपन क्या है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बिल लेकर आता है, और इस बिल को कहा जाता है इल्बर्ट बिल। आपने ये पढ़ा होगा इल्बर्ट बिल विवाद। ईमानदारी से बताना, पढ़ा है क्या आपने कभी भी? इल्बर्ट बिल विवाद ये क्या था? सुनना आप लोग ध्यान से। ये जो विवाद है, ये विवाद आया था 1883 में, ठीक है। और इस विवाद का जो संबंध है वो किससे है? तो अपने बताएंगे न्यायिक व्यवस्था है क्या? ये सिंपल शब्दों में समझना आप लोग। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? अब ये आया किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन का एक सचिव था, और इसके सचिव का नाम है पीसी इल्बर्ट। पीसी इल्बर्ट के संदर्भ में, पीसी इल्बर्ट के साथ में मिलकर के लॉर्ड रिपन ने एक मसौदा तैयार किया भी भारतीयों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी अंग्रेज व्यापारी है और अगर उसके सामने कोई भी भारतीय है, अगर इनके मध्य कोई भी मतभेद हो गया, यानी कि अंग्रेज व्यापारी और भारतीय के मध्य अगर कोई भी मतभेद होता, तो जो है वो इनका मतभेद जो है वो जाता किसके अंदर? न्यायालय में। न्यायालय के अंदर इन दोनों की सुनवाई होती, और न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश होता था वो कौन होता था? अंग्रेज। यानी कि जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत आने वाले सारे के सारे मामलों की सुनवाई कौन करते थे? अंग्रेज। और अगर ये विवाद भारतीय और अंग्रेज के बीच में है तो वहां पर जो
न्याय सुनाने वाला जो अधिकारी है, न्यायाधीश है, वो कौन होगा? अंग्रेज। और अंग्रेज क्या कभी भारतीय के फेवर में जो है न्याय सुनाएगा क्या? कभी नहीं सुनाएगा। यानी कि भारतीय जो थे, भारतीय अंग्रेजी व्यापारियों से उलझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था भी अगर कभी भी विवाद हुआ तो ये जो विवाद है इसका पक्ष जो है वो अंग्रेज अधिकारी अपनी तरफ रखेंगे और हम जो है ये केस हारेंगे। तो कभी भारतीयों को न्याय मिलता ही नहीं था। अब क्या था कि यहाँ पर पीसी इल्बर्ट के नेतृत्व में जो है वो लॉर्ड रिपन ने एक बिल तैयार किया, और इस बिल के अंदर कहा गया भी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी विवाद होता है तो उस विवाद के अंदर भारतीय कोई भी नागरिक है तो उस भारतीय नागरिक को अपने मामले की सुनवाई करवाने के लिए भारतीय न्यायाधीश हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, क्या उपलब्ध करवाएंगे? भारतीय न्यायाधीश। यानी कि भारतीय कोई अधिकार रहेगा भी वो अपने मामले को जो है भारतीय न्यायालय में ले जाए, और वहां पर अगर मामला जाएगा तो जाहिर सी बात है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, अब क्या था कि जब ये बिल भारत के अंदर लागू किया गया, ये बिल भारत के अंदर लागू किया गया 1 मई 1883, तो जो जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे, खास करके अपने कह सकते हैं भी सूरत के जो कपड़ा व्यापारी थे अंग्रेज, उनके मध्य भगदड़ मच गई, क्योंकि उनको पता लग गया भी अब हमारी यहाँ पर जो है भारत के अंदर बेईमानी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ये मामला जो है वो भारतीय कोर्ट में जाएगा तो वहां पर हम लोग पकड़े जाएंगे और हम लोगों को यहाँ पर सजा काटनी पड़ेगी। अब क्या था कि जो सूरत के कुछ 40-50 व्यापारी मिलकर के लॉर्ड रिपन के कार्यालय के आगे धरना देते हैं। दिल्ली के अंदर गए व्यापारी मिलकर और वहां पर जाकर इन्होंने क्या दे दिया? धरना। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन के जो वायसराय का जो कार्यालय था, उस कार्यालय के सामने 15-20 दिन तक इन्होंने लगातार धरना दिया, और आखिरकार लॉर्ड रिपन को झुकना पड़ा, और उसने इस बिल के अंदर जो है वो एक छोटा सा परिवर्तन किया, और इसने यहां पर एक शब्द लिख दिया, कौन सा? ज्यूरी। ज्यूरी क्या है? सुनना भी, अगर अंग्रेज और भारतीय के मध्य विवाद हुआ और भारतीय उसको विवाद को ले गया भारतीय कोर्ट में, और वहां पर अगर इस विवाद के अंदर जो है वो अंग्रेज को दोषी माना गया, तो इस अंग्रेज को जो है वो एक अधिकार रहेगा भी वो ज्यूरी की मांग कर सकता है। और ज्यूरी की मांग के अंदर न्यायाधीश बैठेंगे, न्यायाधीशों की एक टीम होगी जिसमें जो है वो यानी कि फैसला आएगा 2:1 से। 3 न्यायाधीश बैठेंगे, 2:1 से फैसला आएगा, और इन 3 न्यायाधीशों के अंदर 2 कौन होंगे? अंग्रेज, और 1 कौन होगा? भारतीय। सुनना आप लोग, ये चीज समझ में आई होगी आपके। कुल मिला के बात ये है भाई, भारतीयों को एक रोटी दी इसने और कह दिया भी अब आप इसको खा सकते हो, ये रोटी आपकी मेहनत की है, और अगले ही पल में क्या किया? उस रोटी को छीन लिया। यानी कि पहले न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बिल दिया, और इससे पूरे भारतीय क्या थे? खुश थे, क्योंकि भारतीयों को लगने लग गया भी अब अंग्रेज जो है वो यानी कि कभी भी हमारे साथ में धोखा नहीं कर सकते। और अगली बात में इसने एक शब्द जोड़ दिया, कौन सा? ज्यूरी। और ज्यूरी का मतलब ये है भी 2 अंग्रेज है तो जाहिर सी बात है फैसला किसकी तरफ सुनाएंगे? अंग्रेज की तरफ। और ये था इल्बर्ट बिल विवाद। और इस विवाद को जब बदला गया तो प्रत्येक भारतीय के मन में एक बात आई भी, अगर ये 30-40 सूरत के व्यापारी मिलकर के वायसराय को झुका सकते हैं तो क्यों हम 30-40 लाख लोग युवा मिलकर के इनको भारत से बाहर नहीं भगा सकते? क्या समझे मेरी बात को? भी अगर 30-40 व्यापारी मिलकर के एक वायसराय को झुका सकते हैं तो हम 30-40 लाख युवा हैं, हम इसके कार्यालय के आगे धरने देंगे और धरने देकर के अपनी मांगे रखेंगे। अब क्या था कि जिस प्रकार से सूरत के व्यापारियों ने वायसराय के कार्यालय के आगे धरना दिया, उसी प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग प्रांतों के लोग जो है अपनी मांगे लेकर के वायसराय के कार्यालय के आगे पहुंचे, और वहां पर लाखों की भीड़ जो है वो जमा होने लग गई, क्योंकि भारत देखो कितना बड़ा क्षेत्र था अंग्रेजों के पास में, और इन लोगों के इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अपने कह सकते हैं भाई कितनी मांगे होंगी उन लोगों की। अब भारतीयों ने सोचा भी ये व्यापारी जिस प्रकार से धरना देके अपनी बात मनवा गए, उसी प्रकार हम भी इसके कार्यालय के आगे धरना देकर के अपनी बातें मनवा लेंगे। अब वायसराय जब बाहर निकलता हो तो वहां पर लाखों की भीड़ होती, हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगते, और वायसराय को भी डर था भी जैसे पीछे लॉर्ड मेयो को इन लोगों ने मारा था उस प्रकार से मुझे भी कहीं ना कहीं ये लोग मार ना दे। इसलिए उल्लेख मिलता है भी लॉर्ड रिपन तो जो है वो अपना इस्तीफा देख करके वापस जो है इंग्लैंड में चला गया। अब इसके जो है जो विवाद इसने खड़ा किया, इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत में भेजा गया लॉर्ड डफरिन को। किसे भेजा गया? लॉर्ड डफरिन। अब क्या था कि जब डफरिन ने कार्यभार संभाला
तो उस समय इसने देखा भी किस प्रकार से भारतीय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ अशांत हैं, और इसने पूरा ब्यौरा निकाला तो इसको पता लगता है भी ये भीड़ है, और इन भीड़ों इस भीड़ की जो है वो अलग अलग मांगे हैं, और इस भीड़ से किस प्रकार से निपटा जाए। उस समय उल्लेख मिलता है भी लॉर्ड डफरिन का एक सचिव है, और इस सचिव का नाम है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, और ये एक रिटायर्ड ICS अधिकारी था। अब A.O. ह्यूम और डफरिन ने जो है वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी एक सभा आयोजित की, और उस सभा के अंदर एक बात रखी गई भी किस प्रकार से इस भीड़ से निपटा जाए। उस समय उल्लेख मिलता है भी A.O. ह्यूम ने विचार दिया था भी हमें भारत के अंदर जो है वो जनता का समूह बनाना होगा। जनता का क्या बनाना होगा? समूह बनाना होगा, जनता का संगठन बनाना होगा। और इसने यहां पर एक शब्द लिया था भी अपने जो है वो भारत के अंदर क्या बना देते हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का समूह। याद रखना, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, पहले कांग्रेस को जो है वो एक प्रकार से जनता के दल के रूप में, जनता के समूह के रूप में यह शब्द लिया गया था। और कांग्रेस जो शब्द है वो आया कहां से है? उत्तरी अमेरिका के संविधान से। कई बार यह भी क्वेश्चन आता है भी बताइए कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कहां से हुई है? उत्तरी अमेरिका से। अब क्या था कि A.O. ह्यूम जो है इसने जनता का एक संगठन बनाने का विचार दिया, और सब प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा भी ये विचार ठीक है। क्योंकि देखो, अपनी बात करें भाई वायसराय की, तो वायसराय का मुख्यालय है, वायसराय के मुख्यालय के सामने जो है वो क्या बैठी है? जनता बैठी है, और प्रत्येक व्यक्ति की क्या है? अलग अलग मांग है। अब अंग्रेजों ने क्या किया? इस जनता से निपटने के लिए अपने बीच में एक सुरक्षा की कड़ी बनाने की सोची, और यह सुरक्षा की कड़ी कौन होगी? कांग्रेस। जनता अपनी बात पहुंचाएगी किसको? कांग्रेस को, और कांग्रेस अपनी बात पहुंचाएगी किसको? वायसराय को। कुल मिलाकर के A.O. ह्यूम ने यह विचार दिया था भी जनता के ऊपर काम करेगी कांग्रेस, कांग्रेस उनकी मांगों को सुनेगी, और उनकी मांगे जो लिखित में हमारे तक पहुंचाएगी। हमें लगेगा भी ये मांग ठीक है तो हम लोग उस मांग को मानेंगे, हमें लगेगा भी ये मांग ठीक नहीं है तो हम उस मांग को नहीं मानेंगे। ये जो विचार दिया वो किसने दिया था? A.O. ह्यूम ने। अब क्या था कि इसी विचार के ऊपर भारत के अंदर एक नया जो है वो संगठन बनता है जनता का, और इसे नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन कर दिया गया कब? 1884। अब एक बात सुनना आप लोग, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का नाम कांग्रेस पड़ा था 1885 में। कांग्रेस का नाम कांग्रेस कब पड़ा था? 1885। इससे पहले कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। स्थापना कब हो गई? 1884। किसके विचारों से स्थापित हुई थी? A.O. ह्यूम। अब क्या था कि इस भारतीय राष्ट्रीय संघ के अंदर जो जितने भी भारत के पढ़े लिखे युवा नेता थे, उन लोगों को अंग्रेजों ने आमंत्रित किया भी आप आओ और हमारे साथ में एक जो है यानी कि मीटिंग करो। और उस मीटिंग के अंदर भारतीय जितने भी युवा हैं उन युवाओं को समझाया गया भी हम आपकी एक जो है यानी कि आपके लिए एक संगठन बना रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ, और आप इसमें भाग लेकर के जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमारे तक पहुंचाते रहना, ठीक है, और हम इनकी बातों को जो है मानते रहेंगे। इस प्रकार के इनके मध्य जो है समझौता हुआ। अब क्या था कि इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन रखा गया बंबई में। कहां पर रखा गया? बंबई। इसका अधिवेशन होना तो था पूना के अंदर, लेकिन पूना के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, तो इसका अधिवेशन कहां पर रखा गया था? बंबई। अब इस बंबई के अंदर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं W.C. बनर्जी, जिनका दूसरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्षता किसको दी गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उल्लेख मिलता है भी इसी पहले अधिवेशन के अंदर दादा भाई नेरोजी के प्रयासों से जो है वो इसको नाम दिया गया था कांग्रेस। याद रखना भी कांग्रेस नाम जो है इस पार्टी को किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी। और पहला अधिवेशन हुआ कब था? तो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885। कहां पर हुआ था? बंबई। और बंबई के अंदर भी पूछे तो कहां पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? W.C. बनर्जी। या क्यों सुनाए भी बताइए कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। और कांग्रेस को नाम किसने दिया था? कांग्रेस दादा भाई नेरोजी। अब एक बात आती है भी कांग्रेस में जो राष्ट्रीय शब्द जुड़ा था,
यानी कि इसको नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कि ये जो राष्ट्रीय जो शब्द है वो कांग्रेस में कब जुड़ा था, तो याद रखना राष्ट्रीय शब्द जुड़ा था 1891, और 1891 के अंदर एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का जिसे नाम दे दिया जाता है नागपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी वी आनंद चार्लू। वी आनंद चार्लू क्यों सुनाएगा अभी बताइए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब बताएंगे अपने 1884। बोलना मेरे साथ में, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1884। कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था, दादा भाई नेहरू। कब दिया था 1885, यानी कि इस समय इसका नाम था भारतीय कांग्रेस। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन हुआ कब था, 28 दिसंबर 1885। होना कहां पर था, पूना में, लेकिन हुआ कहां पर, बंबई में। और बंबई में भी कहां पर हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। अब आगे जाकर के कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रीय शब्द जुड़ा था वो किस अधिवेशन में जुड़ा था, तो नागपुर अधिवेशन में। और नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, 1891। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वी आनंदा चार्लू। वी आनंदा चार्लू। अब क्या है कि एक बात आती है भी, कांग्रेस की स्थापना करवाने में मुख्य हाथ किसका था, ए.ओ. ह्यूम। तो याद रखना आप लोग, कांग्रेस का जो संस्थापक सचिव रहा था वो कौन रहा था, संस्थापक सचिव रहा था वो कौन रहा था, ए.ओ. ह्यूम। और ये सचिव के पद पर कब तक रहा था, 1885 से लेके 1906। 1885 से लेके 1906। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम के बारे में कहा जाता है भी ए.ओ. ह्यूम ने जो है वो भारतीय जनता और अंग्रेजों के बीच में सुरक्षा की कड़ी के रूप में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। अब आगे जाकर के जो है वो कुछ टिप्पणियां आती है कांग्रेस के ऊपर, थोड़ा सा सुनना आप लोग। जैसे कि अपनी बात करते हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय, और इन्होंने क्या किया था कि 1916 के अंदर एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है यंग इंडिया। नाम सुना होगा आपने, क्या नाम है, यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका के जो लेखक थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय। और इस पत्रिका के अंदर लाला लाजपत राय कहते हैं भी ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम जो है ये स्वतंत्रता का पुजारी है और भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है। दोबारा से बताना क्या बातें बोली थी, ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी है और भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है। ये बात किसने कही है, लाला लाजपत राय ने। और कब कही थी, 1916। 1916। अब अपनी बात करते हैं आगे, और तो कई इतिहासकार कहते हैं भी जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो किसने करवाई थी, डफरिन। यानी कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी मानना जाता है। ये भी लाइन आती है भी, बताइए कांग्रेस को किसके दिमाग की उपज माना जाता है, तो किसके दिमाग की उपज है, डफरिन। अब ए.ओ. ह्यूम जो था, ए.ओ. ह्यूम के बारे में लाला लाजपत राय ने लाइन बोली, उसके अंदर क्या बातें थी, दोबारा से बोलना ये लाइन क्या थी, ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी है और भारतीयों की दुर्दशा पर रोता है। अब ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना किसने करवाई, ए.ओ. ह्यूम ने। विचार सारे किसके थे, ए.ओ. ह्यूम। और आगे जाकर के यही कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों के लिए सबसे ज्यादा नासूर साबित हुई, क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा जो है वो यानी कि भारत में तंग किया था या भारत से बाहर निकालने का जो काम किया था वो किसने किया था, कांग्रेस। इसी बात पर जो है वो आगे जाकर के डफरिन की भी एक टिप्पणी आई थी। डफरिन क्या कहता है, डफरिन को जब ये पता लगा भी हमने जो है वो कांग्रेस बना करके भारत में बहुत ही गलत काम किया और हमने अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली, और ये कुल्हाड़ी मरवा किसने दी, ए.ओ. ह्यूम। तब ये कहता है भी ए.ओ. ह्यूम जो है एक धूर्त है। क्या है, धूर्त, पागल और बेईमान इंसान है। क्या है, बेईमान इंसान है। याद रखना आप लोग, एक लाइन आएगी भी ए.ओ. ह्यूम धूर्त, पागल और बेईमान इंसान है। ये बातें किसने बोली थी, डफरिन। किसने बोली थी, डफरिन। जबकि ए.ओ. ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी और भारतीयों की दुर्दशा पर रोकता है, ये लाइन किसने बोली है, लाला लाजपत राय। याद रखना, लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस के लिए एक और टिप्पणी की थी। कांग्रेस के लिए टिप्पणी क्या थी, कांग्रेस जो है ये भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में बनाई गई एक क्या है, सुरक्षा की दीवार है, सुरक्षा की वाल्व है। ये जो लाइन है वो किसने बोली थी, तो किसने बोली थी, लाला लाजपत राय। अब अपने आगे और बात करते हैं, तो कांग्रेस ने जो है वो दिसंबर के अंदर कांग्रेस की स्थापना हुई। हमने पढ़ा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई।
और इस अधिवेशन के अंदर जो है वो कांग्रेस ने निर्णय लिया भी हम प्रत्येक साल के अंदर जो है वो जितना भी काम करेंगे उस काम की जांच पड़ताल करने के लिए और अगले साल की योजना बनाने के लिए हम प्रत्येक साल एक अधिवेशन आयोजित करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर जहां पर जितनी समस्याएं ज्यादा होगी उस क्षेत्र के अंदर हम लोग अधिवेशन करेंगे और उस अधिवेशन में जांच की जाएगी भी कांग्रेस ने अंग्रेजों से इस साल के अंदर कौन कौन सी बातें मनवाई है और आगे हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। इस बात के लिए क्या आयोजित किए जाएंगे, अधिवेशन। और इन अधिवेशनों के ऊपर आगे जाकर के टिप्पणी करते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं भी अगर हम लोग बरसाती मेंढक की तरह साल में एक बार एक जगह एकत्रित होकर के टर्राएंगे तो हमें इस प्रकार टर्राने से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। उम्मीद करता हूं भी यहां तक की कहानी आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ आई होगी भी किस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद में भारतीय एक हुए और एक होकर के इतना बड़ा संगठन जो है वो भारतीयों ने बनाया। समझ आ गई कहानी। इसके बाद में कांग्रेस के अधिवेशन आएंगे और आगे राष्ट्रवाद की अवधारणा के अंदर जो है क्रांतिकारी आंदोलन। अपने सिलेबस में क्रांतिकारी आंदोलन नहीं है, अपने को पढ़ने हैं क्रांतिकारी नेता। समझ आ रही है ना बात आपको भी। अपने राष्ट्रवाद के अंदर केवल और केवल क्रांतिकारी नेता दिए, उसने आगे क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो अपने को आगे की घटनाएं नहीं पढ़नी है, अपने को यहां तक का जो काम करना था वो हमने कर लिया। कल अपने एक एक नेता को उठाएंगे और उसकी पूरी जीवनी का जो विश्लेषण कर लेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। एक बार दोबारा रिकॉल कर लीजिए अपने। देखा 1857 की क्रांति तक भारतीयों में एकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये पूरे भारत में क्रांति फैली ही नहीं थी। अकेले डिजरायली को छोड़ दिया जाए तो किसी ने राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग नहीं किया। फिर अपने बात की भी भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो 1857 से लेकर कहां तक हुआ था, 1885। क्योंकि 1885 में संगठन बन गया कौन सा, कांग्रेस। फिर नेक्स्ट अपने बात की भी राष्ट्रवाद के उदय में कारण कौन कौन से हैं। आधुनिक शिक्षा, पढ़ाया किसको, लोकतंत्र, झेल रहे हैं भारतीय राजतंत्र। फिर नेक्स्ट बात की अपने समाचार पत्र। समाचार पत्रों में अगर अपने से पूछे भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, बंगाल गजट। कब घोषित किया गया, 1780। किसके द्वारा शुरू किया गया, जेम्स अगस्टन हिकी। फिर बात की हमने भी हिंदी समाचार पत्रों में पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड। किसने शुरू किया, जुगल किशोर चतुर्वेदी। फिर अपने कुछ और समाचार पत्र पढ़े थे जिसमें कौन कौन से हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जन्मदाता कौन है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बात की संवाद कौमुदी किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार भी राजा राम मोहन राय। फिर अपने चर्चा की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक समाचार पत्र और एक पत्रिका। समाचार पत्र कौन सा है, सोम प्रकाश। पत्रिका अमृत बाजार। सोम प्रकाश के ऊपर लिटन ने लागू कर दिया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अपने कह सकते हैं ये एक मुख्य समाचार पत्र था जिसके कारण इसको ये एक्ट भारत में लागू करना पड़ा। फिर अपने बात करते हैं आगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने दो जो है यानी कि अखबार निकाले। एक तो मराठा, किस भाषा में, अंग्रेजी। केसरी किस भाषा में, मराठी। फिर अपने नेक्स्ट चर्चा की थी भी लॉर्ड लिटन ने कुछ नीतियां भारत में लागू की जिसमें दिल्ली दरबार कब लगा, 1877। आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ, 1878। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। आईसीएस परीक्षा की आयु घटा के कितनी कर दी, और आईसीएस परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय कौन था, दादा भाई नेरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर अपने बात की लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। जनगणना सबसे पहले किसने करवाई थी भारत में व्यवस्थित रूप से, लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में आया, लॉर्ड रिपन। और इल्बर्ट बिल विवाद कब आया, 1883। भारत में लागू कब हुआ था, 1 मई 1883। विवाद को जो है वो यानी कि ये जो विवाद है इस विवाद के अंदर एक बात और आती है, इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। याद रखना, एक लाइन और आ सकती है यहां पर, क्या कहा जाता है इसे, श्वेत क्रांति। क्योंकि गोरे ही गोरों के खिलाफ खड़े हो गए। जो व्यापारी थे 30-40 मैंने आपको बताया था, यानी कि पूरे व्यापारी वर्ग ने इसका विरोध किया, इसलिए इसे श्वेत क्रांति भी भारत में कहा जाता है। आगे और सुनो, अब ये क्या थी बातें वो सारी हमने पढ़ ली। फिर इसके बाद में अपने पढ़ा था भी आगे आया कौन, डफरिन। और डफरिन के काल में ही स्थापना होती है किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1884। किस नाम से, भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन इसको कांग्रेस नाम कब दिया गया, 1885।
पहला अधिवेशन भी कब हुआ था? 1885। तारीख पूछे तो 28 दिसंबर 1885। और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहां पर हुआ था? बंबई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। इसे भारतीय राष्ट्रीय शब्द दिया गया 1891। किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। अध्यक्षता की थी वी आनंदा चार्लू। फिर अपने कई सारी टिप्पणियां पढ़ी हैं, ठीक है, और ये टिप्पणियां जो है वो आपको नोट्स के अंदर, जो नोट्स मिलेगा उसमें लिखी हुई होगी, ठीक है। कल अपने जो है राष्ट्रवाद के अलग अलग नेता पढ़ेंगे, तब तक आप लोग जो है वो इसको घर पे जाके पढ़ लेना। शायद इसका प्रिंट निकाला होगा तो मैं आपको यहाँ पर बंटवा दूंगा।